हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम कॉमन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहले से ही सब्सक्राइबर हैं, आपने पहले ही सब्सक्राइब किया तो आपको पता होगा जब नोटिफिकेशन रिलीज़ हुई थी आपकी एचपी पुलिस के लिए और मॉक टेस्ट देने स्टार्ट हुए थे, तो मैंने पहले ही बताया था कि आप एग्ज़ाम में क्या मिस्टेक्स करेंगे और आपको मॉक टेस्ट कैसे देने चाहिए या नहीं भी देने चाहिए। वो वीडियो आप देख सकते हैं, बहुत कम लोगों ने देखी है। उसके बाद भी मैंने वीडियो बनाई थी, वो भी बहुत कम लोगों ने देखी। देखिए, जितना आप पढ़ते हैं अगर आप उसका 100% अपने एग्ज़ाम में नहीं दे पाते हैं तो उसका कोई भी यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है आपकी नॉलेज का। तो जितना आप पढ़ते हैं उतना ही इफ़ेक्टिवली आपको एग्ज़ाम देना भी आना चाहिए। यही चीज़ें होती हैं जो आपके बीच में और आपके जो प्रतिद्वंदी है, कॉम्पिटिटर है, उसके बीच में एक डिफरेंस क्रिएट करती है। आपको पता है कि एक एक मार्क्स का कितना वेटेज होता है। और अभी जो आपको पता है कि जितने भी पेपर लीक हो चुका था, 2000 प्लस लोगों ने पेपर देख लिया था या लीक हो चुका था उन तक। तो अभी तो उन टॉपर्स को यही टेंशन है कि कब उनका भी नाम लिस्ट में आ जाएगा कि चलो आपको भी बुलावा आया है। तो आपको आपके पास अब एज है कि कट ऑफ हाई जाए या लो जाए, उनकी ही जाएगी जिन्होंने मेहनत की है। तो क्वेश्चन सबसे पहला जो कई बार कैंडिडेट्स पूछते हैं कि एग्ज़ाम लेवल किस तरीके का रहने वाला, इजी, मॉडरेट या हार्ड। देखिए, ये तो वही बता सकता है कि जिसने आपका जो एग्ज़ाम है वो सेट किया हो कि उसने क्वेश्चन पेपर इजी डाला है, मॉडरेट या हार्ड। अब देखिए, इजी के अपने फ़ायदे हैं, अपने नुकसान हैं। अगर इजी होगा तो आप अच्छा स्कोर करोगे तो 60+ आपको स्कोर करने पड़ेंगे अपनी सिलेक्शन के लिए, अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो। अगर हार्ड होता है तो आप 55+ स्कोर करोगे तो भी काफ़ी चांसेस बनते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। इजी होगा तो सबके लिए होगा, हार्ड होगा तो सभी के लिए होगा। लेकिन इजी भी होगा, अब क्वेश्चन तो सभी को इजी लगते हैं बट वहाँ पर मिस्टेक्स ज़्यादा होती हैं और फिर भी थोड़ी कट ऑफ ऊपर नीचे जाती है। तो बहुत से लोग एक्साइटेड हो जाते हैं जब वो पेपर इजी देखते हैं कि सारा पढ़ा हुआ ही आया, पेपर बहुत इजी है, और एक रश होता है एग्ज़ाम में। तो वो मिस्टेक्स करते हैं और बाद में फिर घर आकर जब वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो बहुत ही सिली मिस्टेक्स होती हैं और वहाँ से वो 5 से 6 मार्क्स वैसे ही लूज़ कर देते हैं। मॉडरेट होगा तो भी आपको पता, हार्ड होगा तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है जो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हैं। बिकॉज़ बाकी कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम होती है कि पेपर हार्ड आ गया, अब मेरी सिलेक्शन होगी कि नहीं होगी। तो देखिए, इस तरीके से आपका एग्ज़ाम लेवल डिफाइंड होता है। और अब नई बात जो हमने भी न्यूज़ में पढ़ी थी कि अगर आपका जो बोर्ड है या जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा, अगर वो डिफरेंट सीरीज़ डाल देता, मतलब 4 क्वेश्चन पेपर डाल देता है ABCD, वैसे तो सीरीज़ तो आपकी ABCD ही होती है, बट मान लीजिए अगर वो हम सॉरी 4 क्वेश्चन पेपर अलग से डाल देता, तो देखिए उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि ये कौन डिसाइड करेगा कि जो आपका कट ऑफ है वो किस तरीके से डिसाइड होगा। मैं जानता हूँ कि नॉर्मलाइजेशन होती है, बट फिर कैंडिडेट्स ये मुद्दा उठाएंगे कि मुझे अगर बी सीरीज़ आती तो मैं टॉप कर देता, AI है तो नहीं हो पाया। तो देखिए, सेम लेवल करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, वैसे SSC के एग्ज़ाम होते हैं उसमें आपको पता है कि नॉर्मलाइजेशन चलती है, बट वो फिर से कंट्रोवर्शियल प्रोसेस हो जाता है कि मेरे इतने बड़े, मेरे इतने घटे। तो इसके चांसेस बहुत कम है, अगर एक ही सीरीज़ वो कंडक्ट करवा दें तो वही बेटर है। तो बाकी आपको मॉक टेस्ट देने चाहिए या नहीं, देखिए मॉक टेस्ट देना ज़रूरी है। बिकॉज़ एक तो आपको इतना पता चलता है कि जो आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं, आपके जो प्रतिद्वंदी हैं या आपके दोस्त हैं वो कितना स्कोर कर रहे हैं। तो आपको एक आइडिया रहता है कि मैं किस तरीके से प्रिपेयर कर रहा हूँ। आप खुद में ही बैठे रहोगे और पढ़ते ही रहोगे तो आपको पता नहीं चलेगा। बिकॉज़ जब हम ऐसे पढ़ते हैं और जब हम किसी एग्ज़ाम को देते हैं, चाहे वो मॉक टेस्ट है कुछ भी, तो आपसे मिस्टेक्स होती हैं और बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं, आप खुद हैरान हो जाते हो। और बात करते हैं सेफ स्कोर इन मॉक। देखिए, मॉक का कोई सेफ स्कोर नहीं होता है। जनरली जो मैं करवाता हूँ तो उसमें अगर आप 50+ स्कोर कर रहे हैं तो काफ़ी हद तक अच्छा रहता है। बिकॉज़ समटाइम क्वेश्चंस में कुछ मिस्टेक्स होती हैं, बच्चे बहुत जल्दी रेक्टिफाई भी कर लेते हैं और आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये क्वेश्चन गलत है। तो उस तरीके का आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, ये क्वेश्चन 100%
गलत है। जैसे कल नरेशन वाला क्वेश्चन में उन्हें मिस्टेक लग रही थी, तो मैक्सिमम कैंडिडेट्स ने उन्होंने ये बताया कि जो आपका नरेशन का क्वेश्चन है वो गलत है। तो आपका अगर देखिए डिपेंड आपका सारा ये एक्चुअल एग्ज़ाम में ही होता है, बट यही चीज़ें आपकी जो प्रैक्टिस होती है, तभी तो आप लड़ाई करने जा रहे हो और आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो कैसे होगा। तो इसी तरीके से आपका एग्ज़ाम है, पहले आपको प्रैक्टिस करनी होगी, तभी जाकर आप सक्सीड हो पाएंगे। अब एक्चुअल एग्ज़ाम में मैंने पहले भी बताया था कि आप एक्चुअल एग्ज़ाम में क्या मिस्टेक्स करोगे, आपने की, और आपके पास अब मौका है कि आप वो मिस्टेक्स ना करें। 60 मिनट्स हैं, 80 क्वेश्चंस हैं, बहुत बड़ी टास्क नहीं है, बिकॉज अराउंड 60 क्वेश्चन तो आपके जो हैं वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे। हम ये मान लेते हैं कि 7 क्वेश्चन आपके जो हैं वो मैथ्स के होंगे, और 15 या 16 क्वेश्चन आपके जो रीजनेबल, 20 से 23 क्वेश्चन आपके जो हैं वो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। और इतना बड़ा फास्ट नहीं होगा, मतलब टफ नहीं होगा। अगर आपकी रीजनिंग भी देखें तो आप कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर मैं ये भी मान लूँ कि इन क्वेश्चंस को आप 25 मिनट भी लेते हैं, तो भी आपके पास 35 मिनट्स बचते हैं रिमेनिंग 60 क्वेश्चंस को करने के लिए, जो टफ टास्क नहीं होगा। टाइम मैनेजमेंट आप कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने एग्जामिनर से हमेशा टाइम पूछिए। जब आपका एग्ज़ाम आपको लगता है कि जब आप एंटर करेंगे तो बार बार पूछते रहिए, सर कितना टाइम रह गया है, ठीक है, कि स्ट्रेस हो रहा है, कुछ भी आप समझ सकते हैं कि आपको देखिए अपने एग्ज़ाम के अच्छे होने से मतलब है। आप बार बार अपने एग्जामिनर को पूछिए कि सर कितना टाइम रह गया है, कब एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। ताकि कुछ लोगों का कंप्लेंट ये थी कि पिछली बार जो एग्ज़ाम था वो 12 बजे के बाद स्टार्ट हुआ, उन्हें एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर जो है वो लेट मिला। इसलिए लेट मिला क्योंकि आपने पूछा ही नहीं, ठीक है। तो आपकी जिम्मेवारी भी बनती है कि आपको अपना जो भी एग्जामिनर होगा उससे पूछें कि सर टाइम बताएं, क्वेश्चन पेपर क्यों नहीं आए, ठीक है। जनरली इस बार बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होगी, तो आई थिंक इस बार ऐसा देखने को ना मिले। और अपने एग्जामिनर को ज़रूर ये बात कहें कि सर जब 20 मिनट हो जाएं, 40 मिनट हो जाएं और 10 मिनट रह जाएं, तो हमें ज़रूर बताएं कि सर कितना टाइम रह गया है। या तो वॉल क्लॉक नहीं भी होती है तो आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप पहले ही अपने एग्जामिनर से ये बात कंफर्म कर लें। और आपको एक देखिए कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होगी, तो आपके पास एक रफ आइडिया लग जाएगा कि जब आपके 40-50 क्वेश्चन हो चुके होंगे, अगर आपने मैथ्स और रीजनिंग को मत कीजिएगा पहले, अदरवाइज़ आप कंफ्यूज हो जाएंगे। भले ही आपका मैथ और रीजनिंग बहुत सॉलिड होगा, आप दोबारा कर सकते हैं, लास्ट में कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं। तो जब आप 40-50 क्वेश्चन कर देंगे तो मेरे हिसाब से आपके 20 या 22 मिनट ओवर हो चुके होंगे आराम से। तो आपके पास एक आइडिया होगा, आप टाइम पूछ सकते हैं, बार बार मत पूछना कि हर 5 मिनट बाद, पर आपके पास एक आइडिया होगा, आपने 30-40 क्वेश्चन कर लिए, 30 क्वेश्चन कर लिए, तो आप पता कर सकते हैं। और आपको स्पीड एंड एक्यूरेसी ध्यान में ही रखनी है कि क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें, ऑप्शंस भी रीड करें। बिकॉज सम टाइम ऐसा होता है कि जैसे अगर मैं स्पेशली बात करूं, आपका जो ऑप्टिक्स के क्वेश्चन है, तो कुछ चीज़ें सिंपली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर भी होती है, कुछ चीज़ें रिफ्रैक्शन फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दोनों पर होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चीज़ याद रखनी है कि कई बार स्पेसिफिक आपको जो आंसर है वो कौन सा देना है, आपको किस यूनिट में क्वेश्चन पूछा गया, क्या आंसर पूछा गया, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो अब जो कैंडिडेट्स हैं कि आपको सबसे पहले एग्ज़ाम कैसे अटेम्प्ट करना है। अगर आपकी हिंदी, देखिए हिंदी मैक्सिमम कैंडिडेट्स की अच्छी है, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ें, आप हिंदी कर सकते हैं। आपको जीके अच्छी लगती है, आप उसे कर सकते हैं। आपकी साइंस के कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपको आते होंगे, वो कर सकते हैं। इंग्लिश भी कर लीजिए, ठीक है, धीरे धीरे। अगर मान लीजिए, मैं ये मानता हूँ हिंदी में आप 16 ही कर लेंगे जितना मुझे लगता है, जीके में आप हो सकता है 12 से 13 क्वेश्चन कर लें। इसी तरीके से साइंस में और मैथ्स में आप 5 से 8 क्वेश्चन पहली बारी में कर लेंगे। इंग्लिश में मैं यही मानता हूँ आप 5 से 8 क्वेश्चन एक बारी में कर लेंगे। अगर हम इनका एवरेज भी लेके चलें तो कम से कम आप इस टाइम 42 क्वेश्चन एक बारी में ही कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप फिर से अगर आपको लगता है तो आप इन्हें कंफर्म कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि रीजनिंग के इजी क्वेश्चन है तो फास्ट फास्ट कर लीजिए, 8-10 क्वेश्चन आपके यहाँ भी बन जाएंगे। तो आपके पास मैथ्स के क्वेश्चन बचेंगे, इंग्लिश के बचेंगे और रीजनिंग के। तो आप अपना जो है वो इंग्लिश कर लीजिए अच्छे से, थोड़ा रीजनिंग के पजल में अगर आपको सच में पजल हो रही है, आपको नहीं सॉल्यूशन निकल रहा है, तो प्लीज़ पजल को छोड़ दीजिए, क्योंकि उसके लिए आपका दिमाग बहुत कूल होना चाहिए। आप अपने मैथ्स के क्वेश्चन अगर आपसे निकल रहे हैं तो कर लीजिए,
वरना आप इंग्लिश, आपके जो जीके है, साइंस है, इनको कर लीजिए। आपके पास फिर मैथ्स और रीजनिंग के जो क्वेश्चन बचेंगे उसे शांत होकर सॉल्व करें, आपका इजीली हो जाएगा, आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना। मैं बहुत बार बताता हूँ, बट मैक्सिमम कैंडिडेट को ये लगता है कि ये बकवास है, इन चीज़ों का कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। आप दोबारा आ सकते हैं इस वीडियो को देखने, और यही बातें आपको एग्ज़ामिनेशन हॉल में कहीं ना कहीं चेंज लेकर आएगी। बात करते हैं हम इंग्लिश की, तो इंग्लिश में सभी का हाथ टाइट है, ठीक है। जब नहीं पढ़ी है तो ऑब्वियस होगा ही। तो सबसे पहले आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, बिकॉज वो कहीं ना कहीं समवट ईजी होते हैं। स्पेलिंग टेस्ट आपका बहुत ईजी होता है, कुछ बेसिक सी स्पेलिंग्स हैं, आपको 40-50 होंगी, आपको 1 मार्क्स देकर जाएंगे। इडियम फ्रेजेस है बहुत ज़्यादा, बट आप फिर भी एक आइडिया लगा सकते हैं, अगर आप एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे हो जाएगी। सेंटेंस रीअरेंजमेंट में आपको विद ऑप्शंस जाना है, ठीक है। इसके बारे में कुछ और डिस्कशन करेंगे कि कैसे आपके जो सेंटेंस है वो कैसे स्टार्ट होते हैं और कैसे एंड होते हैं। तो ये 4-5 नंबर आपके यहीं से बन जाने चाहिए। एक्टिव पैसिव वॉइस फिर भी काफ़ी इजी है, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। नरेशन है, नरेशन मान लीजिए आप दो में से एक भी सही करते हैं। सिनोनिम इंटोनियम तो तुक्का है, अगर आपसे लगता है तो सही है, नहीं लगता है तो भी। एरर डिटेक्शन में भी देखिए आपकी ग्रामेटिकल नॉलेज जो है वो अच्छी होनी चाहिए, तभी आप कर सकते हैं। देखिए आप अगर इंग्लिश की इन बेसिक टॉपिक्स को भी पढ़ लें तो भी आप 8 से 10 या 5 से 8 स्कोर कर लेंगे। 8 तो मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको, जब कर लेंगे भी 1 2 3 4 और 7-8 नंबर आपकी यहीं से बनने, जो आप बिल्कुल एग्जैक्ट कर लेंगे, ठीक है। इनमें से कुछ तुक्का लगेगा तो आप मिल मिला के आप 8 से 10 स्कोर कर लेंगे, जो आपका कुछ का 3 से 4 था। तो इन चीज़ों को आप सीख सकते हैं। अदरवाइज नरेशन भी है, सिनोनिम इंटोनिम्स बहुत ज़्यादा है, अगर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं तो आपका शायद हो जाए। बात करते हैं साइंस की, तो साइंस में कुछ नहीं करना, आप बायोलॉजी से वाइटामिन्स या डिजीज़ के बारे में पढ़ लीजिए। हर बार ही मैंने पहले भी करवाया था, एग्ज़ाम में भी आया था, अगर आपने वीडियोस देखी है। ह्यूमन बॉडी के बारे में आपको कुछ नहीं पढ़ना कि कहाँ से कौन से जो आपके सिक्रीशन होता है, कौन सी ग्रंथि छोटी है बड़ी है, या फिर हार्ट के बारे में पढ़ लीजिए, थोड़ा ब्रेन के बारे में पढ़ लीजिए, रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ लीजिए, ठीक है। इन चीज़ों के बारे में पढ़ लीजिए, यही काफ़ी होता है। सेल के बारे में बेसिक इसने खोज करी थी, ठीक है। ऐसे ऐसे टॉपिक्स के बारे में पढ़ लीजिए, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। फिज़िक्स में आपकी ऑप्टिक्स हमेशा इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज यहाँ पे जो फिनोमिनल्स होते हैं आपके TIR पे होते हैं, रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन, इन चीज़ों पे क्वेश्चंस बनते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स यानी रेडियो एक्टिविटी वगैरह हो गई, उनके बारे में ज़रूर पढ़ लीजिए। और बेसिक सा पढ़ लीजिए कि जैसे आपकी यूनिट्स हो गई, या ना बेसिक फंडा जो कितनी यूनिट्स हो गई हैं, वेलोसिटी के बारे में थोड़ा बेसिक सा पढ़ लीजिए, एटलीस्ट सब कम से कम। और बात करते हैं केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री यहाँ से कट हो चुकी है मुझसे। केमिस्ट्री आपको डेली लाइफ में पढ़नी है, कि आपकी जैसे आपके एंटीपायरेटिक्स क्या हो गए, ऐसी ऐसी चीज़ें हो, एनाल्जेसिक क्या हो गए, इन चीज़ों के बारे में पढ़ लीजिए। मेन से केमिकल फार्मूलाज पढ़ लीजिए, ठीक है। जो थोड़े थोड़े जो आपके केमिकल फार्मूलाज हो गए हैं, थोड़े प्रोसेस हो गए हैं, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ लीजिए, ठीक है। कौन सी गैस हल्की है, भारी है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पढ़ लीजिए। फर्स्टली आपको इतना तो आना ही चाहिए। बाकी जो बात करते हैं हम, जैसे HPG के में आपको मिसलेनियस ज़रूर पढ़ना है, फेयर एंड फेस्टिवल ज़रूर पढ़ने हैं, घाटियाँ हो गई। वैसे तो देखिए ये सारा ही इंपॉर्टेंट है, सारा ही पढ़ना पड़ता है, तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। इंडियन हिस्ट्री के बारे में आपकी मॉडर्न हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। जैसे आपके जितने भी महत्वपूर्ण आंदोलन थे, महात्मा गांधी जी के बारे में ज़रूर पढ़िए और आपकी हड़प्पा संस्कृति होगी, उसके बारे में ज़रूर पढ़िए। और दिल्ली सल्तनत के बारे में ज़रूर पढ़िए। और सिख गुरु के बारे में भी काफ़ी हद तक आपको पता होना चाहिए। ज्योग्राफी में आपको सोलर सिस्टम ज़रूर पढ़ना है। चट्टानों के बारे में, जो आपकी अवसादी चट्टानें, या जैसे इग्निस रॉक होगी, मेटामॉर्फिक रॉक्स होगी, उनके बारे में ज़रूर पढ़िए। और आपको थोड़ा अपने कंट्री के बारे में पता होना चाहिए, रिवर सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको पढ़ने ही हैं, ठीक है। पॉलिटी में आप सबसे पहले बेसिक सा पढ़ लीजिए, ठीक है, कहाँ से क्या लिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से बोरो किया गया है। और राष्ट्रपति पढ़ लीजिए, बहुत ज़रूरी है। पार्लियामेंट पढ़ लीजिए। बाकी तो मैं क्वेश्चन करवा ही चुका हूँ जितने आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। बाकी भी
चीज़ें रह जाती हैं, बट वीडियो देखते नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं अगर थोड़ा मेरा भी संशय रहता है कि ज़्यादा वीडियो लंबी होगी तो बिल्कुल ही नहीं देखेंगे। देखिए फ़र्क भी नहीं पड़ता है अगर नहीं भी कोई देख रहा है, बिकॉज़ अल्टीमेटली जिन्हें जो चीज़ समझनी है वो समझ ही लेंगे। और यूट्यूब से इतना भी कुछ नहीं बनता है कि मेरा भला ही हो जाएगा, बट एटलीस्ट जितना थोड़ा मुझे पता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है एग्ज़ाम देने का, वो आपके काम आएगा। आपको ये चीज़ें समझनी होंगी। पढ़ने से ज़्यादा आपको एग्ज़ाम देना आना चाहिए। आपका माइंडसेट कैसा है वो आपकी सिलेक्शन ज़रूर डिफ़ाइन करता है कि होगी नहीं होगी। तो अच्छे से मेहनत कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड टाइम, टेक केयर।